टाइम भी बता सकूं। जी जी। और पुलिस स्टेशन गई और रात में ही रिपोर्ट दर्ज कराने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को घर पे सोता हुआ पकड़ भी लिया गया। मेडिकल में भी टाइम लगा, लेकिन उस तरह की बदतमीजियां मेडिकल वगैरह में मेरे साथ नहीं हुई जी। और इनिशियल हिच के बाद पुलिस ने भी फिर सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? जस्टिस के लिए आपकी लड़ाई थी, वो कैसे गुजरी? अब मुझे लगता है कि शायद न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके मैंने बहुत सही नहीं किया। केस कई साल लग गए उसको कमिट होने में, जिसको कहते हैं कि सुनवाई शुरू होने में 3-4 साल लग गए। फिर उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तब डिफेंस ने इतने बेहुदे किस्म के सवाल, जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, लिखे गए हैं। उन बयान को भी मैं अब दोबारा कभी मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है मैंने ऐसा कैसे बोला। फिर उसके बाद मेरे सारे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, एवरीथिंग वाज क्लियर और लगभग हमारे जज ने भी ये भी कहा कि अब मुझे आने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी उसको ज़मानत मिल गई। वैसे तो ज़मानत मिलनी नहीं चाहिए थी। फिर बेल कैंसिलेशन के लिए भी कई बार किया गया, लेकिन नहीं, कई बार बेल जंप की। अच्छा, बेल जंप कर दी उसने? बेल कई बार जंप की, फिर उसके बेल बॉन्ड कैंसिल हो गए। बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाने के बाद दोबारा जब उनको किसी जज ने शायद बिना श्योरिटी के, जमानतदार के बिना उसको बेल दे दी पर्सनल बॉन्ड पे, उसके बाद से वो गायब, वो फरार है, भगोड़ा घोषित है। और कुछ ऐसा कानून है कि जब तक एक्यूज्ड सामने नहीं रहेगा, जब तक वो नहीं जजमेंट नहीं क्लियर किया जा सकता। तो कार्रवाई पूरी हो चुकी है? मेरे पूरे बयान समाप्त हो चुके। उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ही इज नॉट अवेलेबल। कई 5-6 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ कि कोर्ट का डिसीजन दिया जाए, तो मालूम हुआ कि कोर्ट से फाइलें गायब हो गई हैं। जो हमारी कोर्ट में बयान वगैरह हुए, कार्रवाई हुई थी, वो सब गायब हो गई। तब से कोर्ट केस वहां का वहीं पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत ही दुख की बात है। इस वक्त आपका केस कहां पर पहुंचा है? मेरा केस अभी तक सेशन कोर्ट से भी नहीं क्लियर हुआ है। अभी तक सेशंस कोर्ट्स में ही है। और इसको कितने साल हो गए इस बात को? 21 साल। 21 साल? यस। तो 21 साल हो चुके हैं और अब तक आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। मैं इमोशन अपने कुछ शेयर करना चाहती कि जब मैं पहली बार अपने कॉलेज दोबारा गई हूँ तो मुझे लग रहा था शायद पेड़ का हर पत्ता, सड़क के किनारे लगे हुए हर ईंट, बिल्डिंग के हर दीवार मुझे ही देख रही है, मुझसे ही कुछ पूछ रही है। ये स्थिति मेरी थी। और आज भी ये दर्द तो है कि आज भी नहीं दिखाया जा रहा है। घाव हमेशा जब पुरने लगता है फिर खोद दिया जाता है कि मिला नहीं, आपको इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे लगता है इस न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया जाए। क्यों ये है कि अगर भगोड़ा वो हो गया है, उसका दंश मैं क्यों सहूं। एक व्यक्ति क्राइम करके भाग गया, मैंने सही रास्ता अपनाया, बिल्कुल, उसके बावजूद दर्द मुझे है। वो तो इतनी 21 साल पुरानी बात है। वो तो पूरी अपनी यूथ उसने पूरा शादी भी कर ली होगी, नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा। मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी इसी में। सच में बहुत ही दुख की बात है और जज्बाती तौर पे हम आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं और हम आपका दुख समझ सकते हैं। तो 21 साल तक न्याय की राह देखते रहना, क्या गुजरता होगा उस महिला पर जिसे इंसाफ का इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है, और कैसी होती है वो राह जिस पर इंसाफ का ये सफर तय होता है। एक पीड़ित महिला इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन यहां भी उस पर अक्सर कहर टूट पड़ता है। 21 साल की एक लड़की ने बताया कि जब वो 13 साल की थी तब केस के पहले दिन ही लगा कि यह सब बेकार है। क्यों किया मैंने ये केस। क्रॉस में वकील पूछने लगा कि बटन पहले किसने खोला, आपने खोला कि उसने खोला, वो आपके ऊपर था या आप उसके ऊपर थी, कितना लंबा था उसका गुप्तांग, क्या निशान थे उस पर। वकीलों का तरीका होता है कि लड़की को तोड़ देना, मतलब कि लड़की दूसरे दिन आना ही बंद कर दे, केस बंद हो जाए।
25 साल की एक शादीशुदा महिला का ये कहना था। बहुत बदतमीजी से पेश आए मेरे साथ वकील। उन्होंने कहा तुम्हारे और भी बहुत मर्दों से संबंध होंगे। फिर उन्होंने कहा कि बलात्कार कैसे किया, उन्होंने पूरा बताओ, खुल के बताओ। कहने लगे साड़ी उठाकर दिखाओ कैसे बलात्कार किया, और सारे आरोपी वहां बैठकर हंस रहे थे। मैं रो पड़ी। और सबूत की जांच के नाम पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ। बलात्कार के दिन जो कपड़े मैंने पहने थे, एक दिन वो सारे कपड़े, जीन्स, शर्ट, अंडरगारमेंट्स, सारे कोर्ट के बीच एक टेबल पर प्रदर्शनी की तरह बिछा दिए गए। मैं कोर्ट में आई, मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड। फिर डिफेंस वकील मेरे कपड़े हाथ में उठा उठा कर देखने लगे, औरों को दिखाने लगे। वहां आरोपी भी बैठे थे सारे, वो भी देखकर हंस रहे थे। जज वहां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई बार यह कहा है कि ऐसे मामलों में डिफेंस के वकीलों के द्वारा भद्दे, वाहियात और बेमतलब सवाल पूछना मना है, लेकिन फिर भी ये बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ रूपरेखा जी मौजूद हैं जो सांझी दुनिया नाम की संस्था से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ अपर्णा भट्ट भी मौजूद हैं जो एक वकील हैं। अपर्णा जी ने कई सालों से बलात्कार से संबंधित केसेस में महिलाओं और बच्चियों की कानूनी मदद की है। अपर्णा जी, एक बलात्कार पीड़ित महिला को न्याय व्यवस्था में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके हिसाब से इस सब की जड़ कहाँ है? I'll just explain to you कैसे होता है। देखिए, कोर्ट का जो माहौल चल रहा है, हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम जो है पीड़िता के खिलाफ चल रहा है, जो दरअसल उसकी मदद के लिए होना चाहिए। दो लोग हैं, पीड़िता और आरोपी। जब आरोपी पेश होता है तो उसे पूछा जाता है सबसे पहले कि क्या आपके पास वकील है। अगर नहीं है तो उसे वकील दिया जाता है, लेकिन पीड़िता से नहीं कहते कि अगर आपके पास वकील नहीं है तो आपको वकील दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो महिला आती है उसका वकील नहीं होता, ऐसा क्यों? कानून ये मानता है कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हुआ है तो एफआईआर दाखिल करते ही उस हादसे की जिम्मेदारी मैंने सरकार पर सौंप दी। तो इसका मतलब ये कि महिला का केस जो है वो सरकारी वकील लड़ेगा? जी, केस सरकार का है, इसलिए केस सरकारी वकील लड़ता है। होल प्रोसेस में इस सारी कानूनी प्रक्रिया में पीड़िता सिर्फ एक गवाह है, उसकी यही हैसियत है। इसीलिए मानते हैं उसे वकील की जरूरत ही नहीं। यहीं से असमानता शुरू हो जाती है। मुझे ये बताइए कि जो सरकारी वकील होता है उसके पास कितने केसेस होते हैं? एक कोर्ट में एक ही सरकारी वकील होता है, सारे केसेस वही देखता है। तो सारे केसेस वो एक ही सरकारी वकील संभालता है, और जो आरोपी होते हैं वो कितने वकील लेके आते हैं? जितने पैसे वो दे सकता है, जितने वकील वो अफोर्ड कर सकता है, उतने वकील आ जाते हैं। सरकारी वकील एक होता है? जी, एक होता है। और सरकारी वकील पहली बार पीड़िता को वही कोर्ट में मिलता है जब उसे गवाही देनी होती मतलब है। पहली दफा वो महिला जो है वो सरकारी वकील को वहां मिलती है, पहली दफा? जी, पहली दफा। और उसको डिटेल में बलात्कार के बारे में हर बात बतानी पड़ती है सरकारी वकील को वहीं। सोचिए, वो अपने गुप्तांगों के बारे में कैसे बात करेगी? अचानक संकोच होता है। हमारी संस्कृति ही ऐसी है। जिस आदमी को उसने पहली बार देखा हो जिंदगी में, उसके सामने ये सारी बातें वो कैसे करे? कोई समझता ही नहीं इसे। जाहिर है। अच्छा, आरोपी के पास केस के सारे कागज होते हैं और महिला के पास कोई कागज नहीं होता। महिला के पास कोई कागज नहीं है? सारे कागज सरकारी वकील के पास होते हैं। और वो सरकारी वकील महिला को देता नहीं है? देते नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं लिखा नहीं है कि महिला को सारे कागज देने चाहिए। उसने पुलिस को सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत हादसे के बारे में जो बताया था, उस स्टेटमेंट में पुलिस ने क्या लिखा है उसको वो नहीं पता होता है। उसकी कॉपी महिला को नहीं मिलती है। तो जब वो 1-2 साल बाद कोर्ट में जाती है गवाही देने, उसे पता ही नहीं होता है कि उसने पुलिस को क्या कहा था। क्योंकि मैंने आपको कुछ बताया और आपने कुछ लिखा, लेकिन जब तक आप मुझे वो लिखा हुआ दिखाएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है? आपने सही लिखा है, गलत लिखा है? मानो अगर मैंने कहा कि मैंने हादसे के दिन लाल कपड़े पहने थे और आपने लिख दिया कि पीले रंग के कपड़े थे, How do I know? तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है? और उस स्टेटमेंट के आधार पर मुझे कोर्ट में सवाल पूछे जाएंगे। अगर मान लो कोर्ट में मैंने सच बता दिया कि मैंने लाल कपड़े पहने थे, तो फिर सरकारी वकील तुरंत कहेगा कि ये बयान से मुकर रही है। Prosecutor immediately will declare me hostile. ओह, ये कह के कि मैं पुलिस की बात से सहमत नहीं हूँ। तो कभी कभी ऐसी वजहों से आरोपी बच के निकल जाते हैं। जी, तो लिहाजा ये जरूरी है कि जो वो
पुलिस स्टेटमेंट लिखती है वो उसे दिखाना चाहिए, अप्रूव कराना चाहिए और उसकी एक कॉपी भी उसके साथ रहनी चाहिए। जी बिल्कुल रहनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये क्रिमिनल केस सिर्फ आरोपी को केंद्र बनाएगा तब तक ये असमानता रहेगी। सिस्टम को शिकायत करने वाली महिला को केंद्र में रखना चाहिए। केस शुड बी कंपेनियन सेंट्रिक। तो और क्या क्या दिक्कतें आती हैं अदालतों में? छोटी छोटी वजहों के लिए एडजॉर्नमेंट दिए जाते हैं। छोटी छोटी वजहों की वजह से तारीख दे दी जाती है। छोटी छोटी वजह मतलब क्या? डिफेंस का वकील बीमार है, जज छुट्टी पर है, फाइल नहीं आई, ये भी एक तरीका है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई, तो एडजॉर्नमेंट की बहुत सारी वजह होती है। रूपरेखा जी, और क्या क्या वजह होती हैं तारीख के लिए? देखिए, मैंने तो ये भी देखा कि वकील ने ये कहा कि हमें कहीं और आर्ग्यू करना है, हम नहीं आ सकते, आज कन्वीनियंट नहीं है, हमें घर में कुछ हो गया। वकील जो है उसके यहाँ सत्यनारायण की कथा थी, ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, तो घर में डोमेस्टिक काम है, वकील पेश नहीं हो सकता, अगली तारीख दे दो। अब घर में तो ये कि कभी माँ बीमार हो सकती है, कभी बहन हो सकती है, अगले दिन कुत्ता हो सकता है, तो इन बातों पे भी मिली है एडजर्नमेंट। अच्छा? मिली है, हम लोगों के पास प्रूफ्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि इससे जो लेसर इम्पोर्टेंस की चीजें जिंदगी में हमारे हैं, जैसे कि हमारा 8वें क्लास का इम्तिहान हम नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, हमें दोबारा डेट नहीं मिलती, हम फेल हो जाते हैं उस पेपर में, फेल हो जाते हैं, तो जस्टिस जैसे बड़े मामले में आप कैसे पोस्टपोन कराते रहते हैं? जी जी। ये मसला जो डिले का है, देरी का, ये इतना बड़ा मसला है कि इंसान टूट के बिखर जाए और ये सोचे कि कितनी बड़ी मूर्खता है न्यायालय के दरवाजे। ये एक अपमान की बात मैं शायद कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये पूरे जुडिशियल सिस्टम का मेरा ये वक्तव्य अपमान मालूम दे सकता है, लेकिन भावना जो हमारे दिलों में है वो इसी तरह की है कि एक स्टेज के बाद हमें यही लगने लगता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था जो न्यायालय में इंसाफ मांगने, लेकिन हमें कोई और दरवाजा पता भी नहीं है। तो होगा ये कि हम यही समझेंगे कि अब वहां के दरवाजे मत खटखटाओ, अपनी आग को शांत करने के लिए हिंसा का सहारा लो, कुछ कर डालो। ये भावना आज हर उस औरत के दिल में है ही नहीं, सिर्फ आपकी तरह धधक रही है। ये पूरी जो व्यथा कथा है, ये कहीं हमारे लोकतंत्र के जिंदा रहने का सवाल भी बनती है। ये बिल्कुल सही। किसी भी शरीफ समाज में हम क्या चाहेंगे, जितनी जल्दी हो इसका दंश, इसकी पीड़ा उसके दिल से उतर जाए, वो भूल जाए और फिर नई जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़े। हमारे यहाँ इतनी देरी में उसे बार बार याद रखना पड़ता है। नाबालिग लड़की बालिग होके और पता नहीं कितनी उम्र की हो जाती है, चूंकि अभी चल रहा है, हम लोग कहते हैं कुछ भूलना नहीं, एक एक डिटेल याद रखना। शायद यही पूछ लिया जाए कि कौन से रंग की कमीज पहना था वो जो बहुत छोटे छोटे डिटेल हैं वो भी याद रखना। बिटिया भूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारा फिर से बयान होना है अभी। तो हम उसको भूलने नहीं दे रहे हैं, उसको हम उस नरक में, उस आग में डुबो के मार रहे हैं। कहाँ तक? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वो बूढ़ी हो जाएगी बच्ची, उस समय नाबालिग थे। अगर हमें जल्दी और सस्ता इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस इंसाफ का कोई भी मतलब नहीं होता, अगर वो आता भी है इतने दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया रूपरेखा जी, अपर्णा जी, हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हमारी पुलिस, अस्पताल और न्याय व्यवस्था में एक पीड़ित महिला को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर क्या कोई तरीका, कोई हल है जो इन मुश्किलों को दूर कर सकता है? यही सवाल देश के सामने था और आज भी है। निर्भया हादसे के बाद जस्टिस उषा मेहरा कमीशन को इसका हल निकालने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने एक अहम सुझाव देश के सामने रखा है, जिसके बारे में मैंने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था कि ये केसेस डिले होते हैं, तो उसके लिए हमने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप वन स्टॉप कर दें, वन स्टॉप सेंटर बना दें। वन स्टॉप सेंटर में हमने ये कहा नोटिफाइड हॉस्पिटल में क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होना चाहिए। फिर हमने कहा कि सीनियर ऑफिसर पुलिस का अटैच होना चाहिए और वहां उसको लीगल एड मिलेगी।